नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुरातात्विक तपोभूमि है दादा कोटेश्वर धाम, भोलेनाथ का धाम जहां पूरी होती है मुरादें। यहां लगता है कांवड़ियों की आस्था का मेला। पावन सलीला का जल लेकर पहुंचते हैं कांवड़िए। सावन मास में अटूट आस्था का प्रतीक है कोटेश्वर धाम। गुंजायमान होते हैं बोल बम 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 के जयकारे। बजने लगी स्कूलों की घंटी। कक्षा 11वीं एवं 12वीं की लगी कक्षाएं। लंबे समय बाद स्कूलों में बच्चों की चहल पहल। विद्यार्थियों के चेहरे पर दिखी स्कूल खुलने की खुशी। स्कूल आने जरूरी होगी अभिभावक की सहमति। 50% क्षमता के साथ लगेंगे स्कूल। कारगिल विजय दिवस पर वीर सपूतों को किया गया याद। एनसीसी कैडेट्स ने की परेड तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन शहीद स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पौधारोपण कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। जय जवान जय किसान का किया जय घोष। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। बालाघाट जिले के धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध लांजी की पहचान भगवान भोलेनाथ की अटूट आस्था के केंद्र दाता कोटेश्वर धाम के रूप में है। महाशिवरात्रि और सावन मास में यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जबकि वर्ष भर भक्तजन यहां शीश नवाकर मनोकामनाएं मांगते हैं। सावन सोमवार को जहां जिले भर के शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे सुनाई दिए, वहीं अलौकिक सिद्धपीठ कोटेश्वर धाम भी बोल बम की वाणी और मंदिर की घंटियों की पवित्र ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। लांजी के दादा कोटेश्वर धाम की बात ही निराली है। इसलिए यह जिले ही नहीं अपितु समीपी राज्य महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में भी प्रख्यात है। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र कोटेश्वर धाम पुरातात्विक धरोहर के रूप में धार्मिक पौराणिक महत्व का तीर्थ है, जो 108 उपलिंगों में शामिल है। यहाँ वर्ष भर मेले जैसा माहौल रहता है, पर श्रावण मास में लगने वाले मेले का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ सावन शुरू होते ही कोटेश्वर महादेव कावड़ चढ़ती है, जो परंपरा का प्रतीक है। सन 1900 में अस्तित्व में आए इस मंदिर का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में तत्कालीन तहसीलदार राम प्रसाद दुबे ने कराया था। तब से आज तक यह मंदिर भक्तजनों की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो यह मंदिर 1800 ईस्वी में अस्तित्व में आया है, जिसके बरामदे का निर्माण 1902 में ब्रिटिश शासनकाल में तत्कालीन तहसीलदार राम प्रसाद दुबे की निगरानी में हुआ था। तब से अब तक यह मंदिर समूचे क्षेत्र में नित्य नव प्रेरणा से सिद्ध पीठ बना हुआ है। यहाँ मांगी जाने वाली हर मुराद पूरी होने से यह मान्यता का तीर्थ हो गया है, जिसके चलते यहाँ लोग सालाना मान्यता पूरी हो जाने पर सावन में पूजा करने आते हैं। यहाँ शमशान होने व प्राचीन नरसिंह मंदिर होने से यह तंत्र मंत्र की साधना करने वाले साधकों के लिए खास है। यहाँ दधीची ऋषि के तप करने का भी उल्लेख मिलता है। यह उनकी तपोभूमि भी रही है। कोटेश्वर धाम में सावन मास का विशेष महत्व है। पूजन अर्चन, महाअभिषेक, रुद्राभिषेक के साथ ही कांवड़ियों द्वारा जल अर्पण करने की अद्भुत श्रद्धा यहाँ परिलक्षित होती है। यही वजह है कि प्रतिवर्ष यहाँ कांवड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो पावन सलीला, मां वैनगंगा, मां नर्मदा सहित अन्य पवित्र नदियों का जल कांवड़ में लेकर यहाँ पहुँचते हैं, जिसे दादा कोटेश्वर को अर्पण कर मुरादें मांगी जाती है। इस सावन मास में भी भक्तों द्वारा दादा कोटेश्वर के प्रति वही अटूट आस्था दिखाई देगी, जो कभी कम नहीं हुई है। यहाँ बाहर से आने वाले श्रद्धालुजनों को गर्भगृह में प्रवेश और अनुष्ठान करने की अनुमति होती है, जबकि सावन में बोल बम सेवा समिति दूर दराज से आने वाले कांवड़िए श्रद्धालुजनों की सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। देखा जाए तो जिले में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा भाव और अटूट आस्था के केंद्र की कोई कमी नहीं है। शिवालयों में जहां हवन पूजन और अनुष्ठान पुण्यदायी होता है, वहीं धर्मनगरी लांजी के दादा कोटेश्वर धाम में पहुंचने पर दर्शन मात्र से सुखद अनुभूति होती है। वहीं भक्तजनों का मन प्रसन्नचित्त हो जाता है।
कोविड काल में बंद पड़े स्कूलों के द्वार अब खुले हैं। सोमवार से कक्षा 10वीं और 12वीं का अध्यापन कार्य स्कूलों में प्रारंभ हो गया है। पहले दिन अपेक्षाकृत बच्चों की उपस्थिति रही और शालाओं में शिक्षकों द्वारा ज्ञान प्रसार किया गया। हालांकि अभी बच्चों की अभिभावकों की सहमति से 50% क्षमता के आधार पर ही उपस्थिति का पालन करना पड़ेगा। अब तक ऑनलाइन शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई है। सोमवार से स्कूलों के द्वार बच्चों के लिए खुल गए। कोविड काल के लंबे अंतराल के बाद ये मौका आया है जब बच्चे स्कूलों में पहले की ही तरह अध्ययन कर पाएंगे। हालांकि कोविड नियमों का पालन जरूरी होगा। कक्षा 12वीं के विद्यार्थी सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को स्कूल आ सकेंगे, जबकि कक्षा 11वीं के छात्र मंगलवार और शुक्रवार को स्कूल आ सकेंगे, लेकिन कक्षा में 50% तक की उपस्थिति ही हो सकेगी। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। 5 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल सकेंगे। कक्षा 9वीं के लिए शनिवार और 10वीं के लिए बुधवार का दिन नियत किया जा सकता है। स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखा गया, तो वहीं अभिभावकों के चेहरों पर कोरोना का संक्रमण के चलते चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही थी। शैक्षणिक नुकसान को देखते हुए अभिभावकों ने भी कठोर मन से बच्चों को स्कूल भेजा। वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन के तहत संस्था प्रभारियों द्वारा संक्रमण को देखते हुए कक्षाओं में सैनिटाइजर, मास्क और शारीरिक दूरी का पालन कराया गया। पहले दिन शिक्षकों द्वारा बच्चों को कोविड नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया, जिसके बाद अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हो गया। प्राचार्य ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के तहत स्कूल खुले हैं, जिसमें 50% संख्या निर्धारित है। अब तक डेली लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य चल रहा था, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़ाई होती रही और कठिनाई आने पर शिक्षक बच्चों का अध्यापन कराते थे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से कराने का प्रयास होगा। शासन के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है 12वीं क्लास जो है वो सोमवार और गुरुवार, 11वीं मंगलवार और शुक्रवार, और अभी अगले माह से जो है 5 अगस्त से जो है 9वीं और 10वीं को 2 दिवसों में उनको अध्यापन हेतु बुलवाया जाना है। तो सबसे पहली जो प्रमुख बात यह है कि बच्चे को अपने माता पिता की सहमति लेकर आना है। जो बच्चे को सहमति माता पिता देंगे वे ही स्कूल आएंगे, और कोरोना गाइडलाइन का जो पालन करने के लिए जो है 50% उपस्थिति जो है बच्चों की हम निर्धारित कराएंगे। अभी प्रथम चरण में किस तरह से पढ़ाया जाएगा सब बच्चों को? अभी तो हमारे जो है डिजी लैब के माध्यम से भी अध्यापन कार्य चल रहा है, जिसमें शासन के द्वारा हमको वीडियोस भेजे जाते हैं और वो वीडियो हम जो है बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं हर क्लास के, उसमें प्रेषित करते हैं। बच्चों की जो रहती है कठिनाइयाँ, उनको हमारे टीचर्स जो फ़ोन के माध्यम से या उस व्हाट्सएप में बच्चे अपनी कठिनाइयों को लिखते हैं, तो उसको उस प्रकार से उनका अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित है। लेकिन अब जब बच्चे स्कूल आएंगे तो प्रारंभिक रूप से तो उनको प्रारंभिक जो ज्ञान है उसके बारे में बताया जाएगा। जो डिजी लैब ग्रुप हमारे अभी तक के आए हैं, जितने वीडियोज़ आए हैं, उनको पुनः उनका जो है रिवीजन कराने का जो कार्यक्रम निर्धारित करेंगे हम, और इस प्रकार से बच्चों की जो है पढ़ाई जो सुचारू रूप से शासन के निर्देशानुसार करने का पूरा प्रयास। कारगिल विजय दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भाजपा व युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शहर के पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर कारगिल के दौरान देश की सुरक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर भारत माता का जय घोष किया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्मरण करते हुए कहा कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने युद्ध का निर्णय लिया और देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाने और शहीद सैनिकों के परिवारजनों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उन्होंने युद्ध के दौरान शहीद होने वाले प्रत्येक जवान का शव उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई थी। अमर शहीदों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पर्यावरण को संरक्षित करते हुए पुलिस लाइन परिसर में लक्ष्मी तरु, नीम, जामुन, आंवले के पौधों का पौधारोपण कर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हम मातृभूमि के लिए समर्पित वीर जवानों के लिए जो कुछ भी करें कम होगा। हम उनके बलिदान का कभी ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन राष्ट्र सेवा के संकल्प को आत्मसात कर सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हम सभी को यही संकल्प लेना चाहिए। कारगिल विजय दिवस पर हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी शहादत से हमारे देश को
कारगिल में विजयश्री हासिल करके जिन्होंने घुसपैठियों को खदेड़ा था, और उन सभी वीर जवानों को हम नमन करते हैं जिनके सफल प्रयासों से आज हम इस देश में स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं। आज इस कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी वीर शहीदों की याद में वृक्षारोपण करके उन्हें अपने श्रद्धा सुमन भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से। इस दौरान किरण भाई त्रिवेदी, गजेंद्र भारद्वाज, राकेश सेवईवार, भरत चौधरी, मनोज हरिनखेड़े, मोनू श्रीवास्तव, राजेंद्र चौधरी, गणेश अग्रवाल, खिमेंद्र गौतम, डॉक्टर अक्षय कटरे, सुशील वाजपेयी, अखिलेश चौरे, राजेश लीलधारे, संजू वराडे, डॉक्टर बाहे, सुधीर चौधरी, संजू ब्रह्मे, जैनेन्द्र कटरे, विक्की पालेवार, पंकज तिवारी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सावन मास में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था का सैलाब शिवालयों में दिखाई दिया, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भोले बाबा के सामने शीश नवाए और दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक के साथ ही शिवालयों में सावन के पहले सोमवार पर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गुंजायमान हुए। शहर के शंकर घाट, बाबा कोटेश्वर धाम और जिले के सभी शिवालयों में सावन सोमवार पर श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहा, जहां भक्तजनों ने पहुंचकर आस्था पूर्वक जलाभिषेक किया और परिक्रमा करके पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में पूजन हवन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे। मंदिरों में कोविड गाइडलाइन के पालन, सुरक्षा से लेकर पेयजल की व्यवस्थाएं थीं। सोमवार को दूर दराज सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी तादाद में भक्त मंदिरों में पहुंचे और भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर मुरादें मांगी। पावन सलीला मां वैनगंगा के तट पर शंकर घाट में शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया और सोमवार को पूरे दिन बोल बम हर हर महादेव का जय घोष गुंजायमान होता रहा। यहां पहुंचने वाले भक्तों के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शाम तक धीरे धीरे चलता रहा। पूरे दिन लोगों की भीड़ रही। हालांकि कोविड के पूर्व के वर्षों की तरह भारी भीड़ नहीं थी। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने की छूट के तहत ही लोग पूजा अर्चना करते रहे। इस पवित्र श्रावण मास में प्रति सप्ताह सोमवार को इस तरह शिवालयों में आस्था पूर्वक भक्तजन पहुंचते रहेंगे और संपूर्ण जिला शिव भक्तों के श्रद्धा भाव से शिवमय बना रहेगा। शंकर घाट के पुजारी हरिश्चंद्र दुबे ने बताया कि सावन सोमवार को पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है। साथ ही महामृत्युंजय महाअभिषेक भी फलदायी है। उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों के तहत इस वर्ष कावड़ यात्रा और सामूहिक अनुष्ठान नहीं हो रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजन का शिष्य ने बताया, इसमें जो मांगोगे मिलेगा। उन बंधुओं में इसका विशेष महत्व दिया गया है और 16 सोमवार प्रदोष श्री गणेश किए जाते हैं श्रावण मास से। श्रवणी नक्षत्र पूर्णिमा होने के कारण श्रावण मास कहलाता है। इसमें महामृत्युंजय रुद्र महाअभिषेक का अपना एक अजीबोगरीब महत्व है, जो कि अनुभव करता है, मतलब जो प्रैक्टिकल करता है वही अनुभव कर सकता है। इसमें कुछ भी असंभव दुर्लभ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, प्रतिवर्ष अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो कोविड को लेकर कौन कौन से कार्यक्रम है जो स्थगित कर दिए गए हैं? स्थगित हैं कांवड़ यात्रा, विशेषकर कांवड़ यात्रा, रुद्र महाअभिषेक वगैरह, जो इस सामूहिक ढंग के जो अनुष्ठान होते हैं, जैसे रुद्री वगैरह होती है, अष्टरुद्राई, सप्तरुद्री होती है, सब तत्काल 3 वर्ष पूर्व नाबालिग बालिका से 3 आरोपियों द्वारा दुराचार किए जाने के मामले में वारासिवनी प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। घटना बोदलकसा खापा के बीच 28 मार्च 2018 को घटित हुई थी, जिसके बाद न्यायालय में प्रकरण चल रहा था और अब कोर्ट ने फैसला दिया है। वारासिवनी प्रथम अपर जिला एवं सत्र विद्वान न्यायाधीश शिवलाल केवट ने लगभग 3 वर्ष पुराने मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार 26 जुलाई को वारासिवनी के प्रथम अपर सत्र जिला न्यायाधीश शिवलाल केवट की अदालत ने वारासिवनी थाना के ग्राम बोदलकसा एवं खापा के बीच 28 मार्च 2018 में हुई थाने गांव सिर्राटोला निवासी नाबालिग बालिका को रात के अंधेरे में पकड़कर उसके साथ लूटपाट करके सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी के मामले में फैसला देते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। वहीं आरोपी में लोकेश पिता सुंदरलाल बोपचे उम्र 23 वर्ष, प्रमोद पिता भूषण बिसेन उम्र 23 वर्ष, महेश पिता मोतीलाल जैतवार उम्र 21 वर्ष, ये सभी तीनों आरोपी वारासिवनी थाना क्षेत्र के बोदलकसा निवासी हैं। वहीं एक नाबालिग आरोपी भी इस घटना में शामिल है, जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है।
आरोपियों ने बालिका के साथ उस समय दुराचार किया जब वह अपने एक मित्र के साथ ग्राम बोदलकसा अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई थी। शादी समारोह के बाद जब वह लगभग रात 11 बजे अपने घर जा रही थी, तभी बोदलकसा एवं खापा जंगल के बीच में ग्राम के ही 4 आरोपियों ने रास्ता रोककर उनके साथ लूटपाट करने के बाद खापा के जंगल में ले जाकर आरोपियों ने बारी बारी से युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट की अदालत में चले इस प्रकरण में लगभग 3 वर्ष बाद पीड़िता को न्याय मिला। कोरोना के चलते यह मामला कुछ वर्ष तक न्यायालय में लटका हुआ था। आखिरकार 3 वर्ष बाद पीड़िता को न्यायालय से न्याय मिल ही गया। सभी तथ्यों का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया गया और विश्लेषण करते हुए आज निर्णय जो दिया गया वह आजीवन कारावास दिया गया और पीड़ित पक्ष के द्वारा कही गई बात का संपूर्ण तथ्यात्मक विश्लेषण निर्णय में पारित किया गया है और यह निर्णय पीड़ित पक्ष के लिए और अपराधी जो अपराध न करे, अपराध जगत में न जाए, उनके लिए भी एक संदेश है। यह निर्णय माननीय न्यायालय का एक अहम निर्णय है। इस निर्णय में वो वस्तु स्थिति का वृतांत लेख है जो घटना आरोपीगण द्वारा कारित की गई है। बस सर, कब की घटना है और पीड़िता कहाँ गई थी? ये घटना जो है घटना वर्ष 2018 की है। दिनांक जो है 29/3/2018 इस दिनांक की घटना है। घटना जो है वो जो है आरोपी 4 आरोपी थे इस मामले के। हाँ, 4 आरोपी थे। 4 आरोपी ने रेप तो किया, सामूहिक रेप किया, किंतु लूट भी की थी और लूट करते हुए एक नाबालिग अवस्था की थी जो 17 वर्ष की थी। ऐसी स्थिति निर्मित की गई है जो रात्रि के लगभग 10:30-11 बजे के बीच की घटना है। इस मामले में आरोपी एक लोकेश है सुंदरलाल, आरोपी महेश मोतीलाल और एक है आरोपी नाबालिग। उसका ट्रायल बाल न्यायालय में चल रहा है बालाघाट में। तो तीनों आरोपी को यहाँ न्यायालय द्वारा सजा दी गई है और यह एक निर्णय अति महत्वपूर्ण है। पुलिस की भी भूमिका बहुत अच्छी रही। सर, कितने साल की सजा सुनाई गई है? हाँ, कितने साल की सजा नहीं, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मतलब व्यक्ति के जीवित रहते तक का कारावास उन्हें प्रदान किया गया है। बस। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।